जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी की क्लास को कवर करने वाले हैं। इस क्लास में हम 2016 से लेकर के 2024 के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं 10 ईयर के, उन सभी के लघु उत्तरी को जो है इस क्लास में जो है कवर करने वाले हैं। और साथ ही हमने बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी की पूरी जो है 2016 से 2024 तक की क्लास करवा दिया है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके या इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। आप किसी भी सेमेस्टर डीएलएड बीटीसी और बीएड संबंधी या किसी अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल आईडी एग्जाम में कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। तो आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। ये आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर है जिसका आपका पहला लघु उत्तरी क्वेश्चन आया था, वियोग श्रृंगार का कोई उदाहरण दीजिए। तो आपसे पूछा है कि वियोग श्रृंगार का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो आइए जान लेते हैं कि वियोग श्रृंगार होता क्या है। तो बता दी, जहाँ नायक और नायिका के मिलन का अभाव हो अथवा विरह का वर्णन किया जाए वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ऐसा जो है जहाँ पर नायक और नायिका के जो है बिछड़ने की बात कही जाए वहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार रस होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये जो है इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भगवान श्री राम जो है सीता जी को खोज रहे थे तब जो है ये पंक्तियाँ जो है जंगल के खग मृग और मधुकर सैनियों से पूछते हैं कि तुमने कहीं पर जो है सीता को देखा है क्या। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपसे दोस्तों संयुक्त वाक्य पूछा है उदाहरण सहित, तो आपकी हेडिंग पड़ेगी संयुक्त वाक्य। तो बता दें, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या मुक्त उपवाक्य समानाधिकरण योजन से जुड़े होते हैं वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। ये जो है अधियोजन शब्द जो है होते हैं, किंतु परंतु, इसलिए ये सभी के सभी क्या होते हैं, समानाधिकरण योजन शब्द होते हैं। इनके द्वारा अगर कोई शब्द जुड़ा होता है तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। उदाहरण के तौर पे देखें, मैं बहुत बीमार था इसलिए ऑफिस नहीं गया। यहाँ पर देख लीजिए, इसलिए शब्द जो है उपवाक्य समानाधिकरण योजक के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है तो ये आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत करिए। तो आपको किसी भी आप राष्ट्रीय पर्व पर एक छोटा सा निबंध लिखना है। तो आप इतने बहुत से राष्ट्रीय पर्व हैं जैसे दीपावली, होली, 26 जनवरी, 15 अगस्त, किसी पर भी आप जो है कम से कम 10 लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने 26 जनवरी का लिया है तो आप स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं आप सीधे से होली या दीपावली में से किसी का एक लिख दीजिएगा। कम से कम उसमें 10 से 15 लाइन लिख दीजिएगा पॉइंट डाल करके। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। दो उदाहरण भी लिखिए। तो आपसे पूछा है कि प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। तो बता दें, आपकी हेडिंग पड़ेगी प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह एक विराम चिन्ह होता है जिसका प्रयोग प्रश्नवाची वाक्यों के अंत में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर जो है किसी भी प्रश्नवाचक अर्थात प्रश्न पूछने वाले वाक्य में इसके अंत में जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ में जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अगला है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें भी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अगला है, ये आप क्या कर रहे हैं, इसमें भी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो आइए जब देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या है। तो आपसे पूछा है कि भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री की उपयोगिता आपको लिखनी है। तो चलिए देख लेते हैं श्रव्य और दृश्य की उपयोगिता। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी भाषा शिक्षण में श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्रियां। तो बता दें, ऐसे साधन जिनका प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है, शिक्षा प्रणाली को रोचक, आकर्षक, प्रभावशाली बनाने के लिए श्रव्य दृश्य श्रव्य साधन का उपयोग किया जाता है। इनकी अब उपयोगिता जान लेते हैं, क्या क्या है इनकी उपयोगिता। तो आपका पहला पॉइंट पड़ेगा कि भाषा शिक्षण में जो है श्रव्य दृश्य साधनों में प्रयोग का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को जो है क्रियाशील बनाता है। ठीक है, क्योंकि यह जो है साधन बच्चों की आंखों और कान दोनों ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करके सीखने का सार्थक बनाता है। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा, ये साधन पाठ को ध्वनि और चित्रों दोनों के रूप में जो है प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर शिक्षण प्रक्रिया को आसान बना देते हैं। तीसरा आप इसमें उपयोगिता में लिखेंगे कि ये साधन बच्चों को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नवीन सूचना संबंधी ज्ञान प्रदान कर उनमें नए अनुभवों का संचार करता है। चौथा इसमें आप पॉइंट लिखेंगे कि ये साधन चलचित्र, टीवी सिस्टम, लेजर प्रोजेक्ट, कंप्यूटर वीडियो, मल्टीमीडिया आदि के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों को जो है गतिशील भी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रिया किसे कहते हैं, उसके 2 उदाहरण लिखिए। तो आपसे क्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण पूछा है। तो बता दें, क्रिया एक भाषात्मक इकाई है जो किसी कार्य का वर्णन करती है। यह शब्द भाषा की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वाक्य के कार्य स्थित गुण को प्रकट करने का कार्य करता है। क्रिया वाक्य के आधारभूत इकाई होती है जो भाषा को जो है जीवंत बनाती है। कहने का मतलब क्रिया उसे कहते हैं जो किसी कार्य के दशा गुण दोष को बताती है, उसे ही क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब किसी भी वाक्य में जो है प्रयुक्त होने वाली क्रिया उस वाक्य के जो है कर्ता के गुण दोष और भावों के बारे में बताती है, उसे ही क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें, दौड़ना, खाना, सोना, बोलना, हंसना, जाओ, पढ़ो, लिखो, चलो इत्यादि जो है क्रिया के उदाहरण हैं। ये सभी की सभी आपकी क्रियाएं हैं। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करना है। तो बता दें, उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण जो है निम्नलिखित हैं। पहला आपका पॉइंट बनेगा, उपसर्ग जो है शब्द के मूल शब्द के पहले जोड़े जाते हैं ताकि उनका अर्थ परिवर्तित हो सके। कहने का मतलब उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो है किसी भी मूल शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट बनेगा। दूसरा पॉइंट बनेगा, उपसर्ग बड़े परिवर्तन के साथ नए शब्द बना सकते हैं। और प्रत्यय में आप लिखेंगे, प्रत्यय जो है आमतौर पर मौजूद शब्द को विभिन्न संदर्भों में जो है उपयुक्त बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं इस पे कि उपसर्ग जो है शब्द, क्रिया या स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं, जबकि प्रत्यय क्या करते हैं, शब्द को शब्द के विशिष्ट गुण या विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 पॉइंट जो है उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर में आप लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर में 18 ही क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 12 से लेकर के 18 नंबर तक के आपके लघु उत्तरी क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि 6 क्वेश्चंस आपके लघु उत्तरी क्वेश्चन रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पर पेपर में। अब दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो इसका जो है पहला लघु उत्तरी प्रश्न है, गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। तो आपसे पूछा है कि गद्य और पद्य में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बता दें, गद्य और पद्य में अंतर निम्नलिखित है। पहला आपका बनेगा कि वाक्यों से बनी
ऐसी रचना जो विचार प्रधान को जो है गद्य कहा जाता है। ठीक है, वाक्यों से बनी ऐसी रचना जो विचार प्रधान हो उसे गद्य कहा जाता है। पद्य किसे कहते हैं? छंदबद्ध या छंद युक्त ऐसी संगीतता युक्त जो है रचना जिसमें भाव एवं कल्पना की जो है प्रधानता हो, पद्य कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके दूसरे अंतर को जान लेते हैं। गद्य में आप लिखेंगे कि गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में इन नियमों का कोई भी बंधन नहीं होता है। तीसरा इसमें अंतर आप लिखेंगे कि गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि पद्य में आपका गति और लय की जो है विशेष भूमिका होती है। चौथा आप इस पे लिखेंगे गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता है, जबकि पद्य में छंदबद्ध एवं छंद युक्त का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी उपयोगिता होती है छंदबद्ध और छंद युक्त की पद्य में। पांचवा आप लिखेंगे इसमें चिंतन मनन तर्क वितर्क विवेचना आदि की जो है प्रधानता होती है गद्य में, लेकिन पद्य में हृदय तत्व की जो है प्रधानता होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपके गद्य और पद्य के जो है अंतर हो गए। 5 पॉइंट इसमें पर्याप्त हैं। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लेखन करते समय कागज और आंखों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। तो बता दें, लेखन करते समय कागज और आंखों के बीच की दूरी लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यह दूरी जो है आंखों पर अनावश्यक दबाव को कम करने और थकान से बचाने में मदद करती है। ठीक है, तो कितनी दूरी होनी चाहिए? 30 से लगभग 40 सेंटीमीटर के बीच की दूरी जो है कागज और आंखों के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और यह दूरी जो है आंखों को थकान से बचाती है और जो है उसको दबाव को जो है कम करती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित समझाइए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा है कि किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो आइए जान लेते हैं कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। पहले इसको जान लेते हैं। तो जिन चिन्हों द्वारा अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य को भिन्न भिन्न भागों में बांटते हैं, व्याकरण या रचना शास्त्र उन्हें जो है विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से उन्हें जो है विराम चिन्ह कहा जाता है। जिन चिन्हों का अर्थ जो है स्पष्टता के लिए जो है वाक्यों में भिन्न भिन्न प्रयोगों से बांटने के लिए किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। अब विराम चिन्ह के प्रकार जान लेते हैं। आपसे कोई जो है 4 विराम चिन्ह के बारे में पूछा है। तो आइए, पहला है आपका पूर्ण विराम चिन्ह। तो आप सभी को पता होगा कि पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ पर लगता है। तो बता दें कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में हमेशा हमेशा किया जाता है। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, यहाँ पर है के बाद जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। अगला है अर्धविराम चिन्ह। तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग जब किसी वाक्य के अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय का ठहराव होता है, तो वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें, मैं आपका काम कर दूंगा, अल्प विराम, आप निश्चिंत रहें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूंगा शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले विराम चिन्ह की ओर, जो कि आपका है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक जो है चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और चौथा है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो कि आंसू की तरह होता है, इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें जो है विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुमने यह क्या कर दिया, यहाँ पर आश्चर्य वाली बात बोली गई है, तो अरे शब्द के बाद आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि
मिश्रित वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपसे पूछा है कि मिश्रित वाक्य को आपको उदाहरण सहित बताना है, तो आपकी हेडिंग पड़ेगी मिश्रित वाक्य। तो बता दें, जिन वाक्य में एक या एक से अधिक वाक्य जो है मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण होता है, जबकि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर जो है निर्भर रहते हैं, तो वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पे देखें कि जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने मुझे खाना दिया। तो यहाँ पर मुख्य वाक्य जो है मैं घर आया है और जो है मेरी माँ ने मुझे खाना दिया, ये आपके आश्रित वाक्य उपवाक्य हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आश्रित वाक्य जो है क्या है, मेरी माँ ने मुझे खाना दिया किस पर आश्रित है, मैं घर आया पर आश्रित है। ठीक है, ये इस पे भेद आरोपित कर रहा है। तो कहने का मतलब ये आपके मिश्रित वाक्य होते हैं। अगला है उदाहरण देख लेते हैं, जो व्यक्ति मेहनत करता है वह सफल होता है। तो यहाँ पर मेहनत करने वाला कौन है, व्यक्ति है, और सफल कौन पा रहा है, सफलता वही व्यक्ति पा रहा है, यानी कि इसी पर ये वह सफल होता है आश्रित है। ठीक है, तो ये आपका मिश्रित वाक्य जो है उदाहरण हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है समासिक पद किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि समासिक पद किसे कहा जाता है। तो बता दें, समास रचना में दो शब्द या दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों पदों को समास में जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब समास में दो पद होते हैं, पहला जो है आपका पूर्व पद कहलाता है और दूसरा जो है उत्तर पद कहलाता है। और इन दोनों का प्रयोग समास में जो नया शब्द बनता है इन दोनों के प्रयोग से उसे जो है समस्त पद या समासिक पद जो है कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है दीर्घ स्वर को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपसे पूछा है दोस्तों कि दीर्घ स्वर को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी दीर्घ स्वर। तो बता दें, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उन्हें जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। उदाहरण के तौर पे देखें, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी रीली, ए, ऐ, ओ और औ जो है ये 8 दीर्घ स्वर होते हैं। और उदाहरण के तौर पे देखें, बड़ा का प्रयोग कहाँ पर होगा, गांव, तालाब, खाना, ये बड़ा की मात्रा वाले हो गए। बड़ी की मात्रा वाले सीता, मीठा, नीला। बड़ाऊ की मात्रा वाले सूरज, गुरु, दूध। रीली के उदाहरण ऋषि, कृष्ण, मृत्यु। ए के जो है खेल, मेला, सेटर। आय के बैल, गैस, ऐतिहासिक। ओ के जो है सोना, मोना, रोना। और औ के जो है मौसम, गौरव, चौराहा। ये सभी जो है दीर्घ स्वर शब्दों के वर्णों के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो बताइए दोस्तों, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। तो बता दें, कहानी शिक्षण से सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। छोटी छोटी कहानियों से बालक संसार के अनेक जीव जंतुओं के नाम, उनके गुण अवगुण से जो है परिचित होने लगता है। जैसा कि कुत्ता स्वाभिमानी भक्त है। ठीक है, और इसके अब पॉइंटों की बात करें तो कहानी द्वारा तर्क, विवेक, संकल्प और कल्पना की अभिव्यक्ति होती है। बालक केवल चित्र व संकेतों के आधार पर घटना सूत्रों को समझने तथा नई रचना करने लगते हैं। दूसरा आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि स्मरण शक्ति का विकास होता है। बालक जटिल से जटिल, लंबे से लंबे, सार्थक वाक्यों को बिना घबराए सुगमता के साथ ग्रहण कर लेता है कहानी शिक्षण के माध्यम से। और अगला आप इसमें लिखेंगे कहानी शिक्षण में कि कहानी मनोरंजन का साधन है। यह जो है अज्ञात रूप से ज्ञान की में जो है वृद्धि के साथ साथ बच्चों में मनोरंजन में पूर्ण सहयोग देती है। और लास्ट आप इसमें लिखेंगे कि कहानियाँ बच्चों की कल्पना शक्ति
सृजनात्मकता और चिंतन को भी बढ़ावा देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कहानी शिक्षण के जो है पॉइंट थे, हमने आपके साथ कवर किया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो इसका पहला बहुविकल्पी लघु उत्तरीय आया था कि भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं, किन्हीं 2 कौशलों के उद्देश्य को लिखना है। तो आइए जान लेते हैं कि भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। तो बता दें, आपकी हेडिंग पड़ेगी भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल। तो बता दें, मानव अपने विचारों का आदान प्रदान मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाओं द्वारा करता है, जो आपकी हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने के द्वारा करते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों प्रक्रियाओं को प्रयोग करने की क्षमता ही जो है भाषा कौशल कहलाती है। कहने का मतलब मानव जो है अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जो है 4 प्रक्रियाओं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने का जो है के द्वारा प्रयोग करता है, और इसी जो है प्रयोगों की प्रक्रियाओं को जो ही भाषा शिक्षण का कौशल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं किन्हीं 2 कौशलों को। तो पहला आपका सुनना। तो सुनने में जो है पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि छात्रों को विभिन्न प्रकार के श्रव्य सामग्री जैसे किसी भी भाषण, वार्तालाप, गीत आदि को जो है समझने में ये सक्षम बनाती है। ठीक है, कौन सी? सुनने का कौशल भाषा शिक्षण के। और अगला पॉइंट इस पे आप लिखेंगे कि छात्रों को सुनने के मध्य से मुख्य विचारों, महत्वपूर्ण वितरणों और संदर्भ को जो है समझने में भी ये सक्षम बनाती है। अब आइए जान लेते हैं अगले कौशल के बारे में भाषा शिक्षण के। तो अगला है बोलना। तो इसमें जो है छात्रों को अपनी बात धारा प्रवाह और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करने की जो है सक्षम बनाती है। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि छात्रों को अपने विचारों और मनोभाव को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से जो है व्यक्त करने में भी ये सक्षम बनाती है। कौन सी? बोलने की कौशल क्षमता। और तीसरा इस पे आप लिख सकते हैं कि छात्रों को वार्तालाप और अन्य गतिविधियों में जो है सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए ये प्रोत्साहित भी करती है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला जो क्वेश्चन आपका आया था, कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया किन्हें कहा जाता है। तो बता दें, जिस क्रिया से इस बात का ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से उसे जो है कराने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कहने का मतलब ऐसे वाक्य जहाँ पर कर्ता जो है स्वयं क्रिया में कार्य न कर रहा हो, वह किसी अन्य के माध्यम से कार्य करवा रहा हो, उन क्रियाओं को जो है प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे बोलना का जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा बुलवाना, पढ़ना का प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा पढ़वाना, खाना का जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा खिलवाना। उदाहरण के तौर पे कहें कि राम जो है अपना निबंध श्याम से लिखवा रहा है, तो यहाँ पर जो है राम करता है जो कि अपना निबंध श्याम के द्वारा लिखवा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया जो है कितने प्रकार की होती है। तो ये जो है 2 प्रकार के कर्ताओं में जो है प्रयोग की जाती है। एक आपका प्रेषक कर्ता और दूसरा जो है प्रेषित कर्ता। प्रेषक कर्ता का मतलब होता है प्रेरणा प्रदान करने वाला, और प्रेषित कर्ता का मतलब होता है प्रेरणा देने वाला कर्ता। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पे देखें तो सुरेश राधा से खाना पकवाता है, ये आपका अन्य उदाहरण हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, किसी एक त्योहार पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। तो आपसे जो है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि किसी एक त्योहार पर जो है आपको निबंध लिखना है। तो आप 10 से 15 लाइन किसी भी त्योहार, होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, किसी का भी आप कम से कम 10 से 15 लाइन लिख दीजिएगा। पॉइंट वाइज लिखिएगा तो जल्दी से आपकी
जो है कंप्लीट हो गए ये क्वेश्चंस, क्योंकि आपको समय भी को भी कवर करना है। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन पूछा है कि भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व को स्पष्ट करना है। तो आइए देख लेते हैं भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व को। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व। तो बता दें कि लिखित सामग्री को मन ही मन में चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना या ये मौन वाचन कहलाता है। अर्थात मौन वाचन में जो है ओष्ठ नहीं हिलते हैं। कहने का मतलब ऐसा लिखित सामग्री जिसको चुपचाप मन ही मन जो है दोहराना या पढ़ना, उसे ही मौन वाचन कहा जाता है। इसमें जो है होंठ नहीं हिलते हैं, यानी कि मने के भाव से जो है जो लेख पढ़ा जाता है उसे ही मौन वाचन कहा जाता है। ठीक है, अब जड़ महोदय ने जो है मौन वाचन के बारे में क्या बताया है देख लेते हैं। तो जड़ महोदय ने बताया था कि बालक जब पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटने के बल जो है खिसकना छोड़ देता है। इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में जब बालक मौन वाचन की कुशलता अर्जित कर लेता है तो वह ससर्व वाचन का अधिक प्रयोग करना छोड़ देता है। मौन वाचन में निपुणता का आ जाना व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का उद्बोधक है और भाषाई दक्षता का अधिकार का सूचक है। ये जो है जड़ महोदय ने बताया था। ठीक है दोस्तों, और बता दें कि मौन वाचन में जो है कम थकान होती है। ससर्व वाचन में बोलने के कारण जो है थकान शीघ्र आती है। कहने का मतलब बोलने से किसी चीज़ को पढ़ने में जल्दी थकान आती है, लेकिन मौन वाचन के अंतर्गत किसी चीज़ को पढ़ने में जो है थकान महसूस नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना इस पे लिख देंगे तो पर्याप्त है। कम से कम 15 से 20 लाइन से हमने जो है बताया। अब आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है लोकोक्ति तथा मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपसे लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर पूछा है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी मुहावरी और लोकोक्ति। एक तरफ आपका मुहावरा है और दूसरी तरफ आपका लोकोक्ति दिया है। तो मुहावरे में पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति जो है पूर्ण वाक्य होती है। पहला पॉइंट आपका अंतर का बनेगा। दूसरा आप इसके अंतर में लिख सकते हैं कि मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, लेकिन लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा आप इसका अंतर लिखेंगे कि इसका क्षेत्र सीमित होता है, जबकि लोकोक्ति का क्षेत्र विस्तृत होता है। कहने का मतलब मुहावरे का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र होता है और इसका जो है लोकोक्ति में जो है विस्तृत क्षेत्र होता है। ठीक है, चौथा आप इसमें पॉइंट लिखेंगे मुहावरे की तरफ कि मुहावरे की उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहाविर से मानी जाती है। किससे दोस्तों? मुहाविर से मानी जाती है, जबकि लोकोक्ति की उत्पत्ति लोक में प्रचलित उक्ति या कहावतों से मानी जाती है। और पांचवा इसमें लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसके अंतर में मुहावरे की तरफ कि अंगूठा दिखाना, अंधे की लाठी होना, ये सभी के क्या हैं? मुहावरे के उदाहरण हैं। जबकि काला अक्षर भैंस बराबर, भागते भूत को लंगोटी भली, ये आपके लोकोक्ति के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विस्मयाद बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था विस्मयाद बोधक के बारे में। तो बता दें आपकी हेडिंग पड़ेगी विस्मयाद बोधक। तो इसका जो है चिन्ह भी देख लीजिए, आंसू के जैसे बनता है। ठीक है, आंसू के जैसे विस्मयाद बोधक बनता है। तो बता दें इसका प्रयोग वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घड़ा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि के लिए जो है बोध जहाँ पर होता है वहाँ पर इस चिन्ह का विस्मयाद बोधक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें, हाय वह मर गया, वह कितना सुंदर वृक्ष है। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द विस्मयादि बोधक शब्द हैं और इनके बाद जो है विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो आपको मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी कि मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य। इसमें आपका पहला पॉइंट बनेगा कि विद्यार्थियों में शब्द के ज्ञान कोश में वृद्धि होना। ये आपका मौखिक अभिव्यक्ति का जो है पहला उद्देश्य हो जाएगा। दूसरे में आप लिखेंगे बच्चों में मौखिक वाचन के प्रति उत्साह का संचार करना। तीसरा लिखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चों के मनोभावों को समझना। चौथा लिखेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। पांचवा लिखेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति को तुरंत और सरलता से समझा जा सकता है। छठा इस पे लिखेंगे कि व्यक्ति के दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही जो है संपन्न होता है। तो ये आपके मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य हो गए। 6-7 हमने बताए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन से कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बता दें अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं इन 8 भेदों को। तो आप इस तरह ग्राफ बना करके अगर लिखेंगे तो ज़्यादा जो है आपको नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। ग्राफ बना करके आप लिखेंगे जिस प्रकार हमने यहाँ पर टाइप करवाया है। तो आपका जो है एक तरफ वाक्य है, फिर उसकी जो है परिभाषा दी है और फिर उदाहरण दिया है। ठीक है, तो पहला आपका वाक्य है 8 प्रकारों में से विधानवाचक वाक्य, और इसकी परिभाषा होती है कि ऐसा वाक्य जिनमें किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध होता है वहाँ पर विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखें, ममता ने खाना खा लिया, ये इसका जो है विधानवाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। और दूसरा जो है आपका वाक्य होता है अर्थ के आधार पर आज्ञावाचक वाक्य, तो ये दूसरा वाला है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखें, वहाँ जाकर बैठिए। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं तीसरे वाक्य की अर्थ के आधार पर। तो तीसरा आपका बनेगा इच्छावाचक वाक्य। इसकी परिभाषा होती है कि ऐसा वाक्य जिनमें हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, तो वहाँ पर जो है इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण इसका देखें तो ईश्वर करे सब कुशल लौटें, ये इसका जो है इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर ईश्वर से इच्छा जाहिर किया है कि जो है वह सकुशल लौटे। चलिए अब देखते हैं चौथे वाक्य को अर्थ के आधार पर। तो चौथा आपका अर्थ के आधार पर निषेधवाचक वाक्य होता है। इसमें जो है क्या होता है कि जिन वाक्यों से अर्थ के निषेध का बोध होता है उसे जो है निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थात इसमें मनाही जो है नहीं और ना शब्द जो है विशेष रूप से आते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखें, मैं घर नहीं जाऊंगा, देखिए यहाँ पर मना कर रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ पर निषेधात्मक वाक्य में मनाही, निषेध जैसे वाक्य आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं पांचवा वाक्य अर्थ के आधार पर कौन सा होता है। तो पांचवा आपका होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, कौन सा दोस्तों, पांचवा आपका होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब बता दें जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखें, तुम्हारा क्या नाम है। आइए अब छठा देख लेते हैं। छठा होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इसमें इसकी परिभाषा होती है कि ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा इत्यादि, खुशी, स्तंभ आदि चीज़ों का बोध होता है, तो वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। और इसका जो है आंसू जैसे चिन्ह होता है, तो याद रखिएगा, कई बार हमने बता दिया है। और इसका उदाहरण देखें, ओह कितनी ठंडी रात है, ये आपका इसका उदाहरण हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं वाक्य का अर्थ के आधार पर प्रकार। तो अगला है सातवां वाला संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, ये 7वें नंबर का है। तो इसकी परिभाषा होती है वे वाक्य जिनमें हमें एक क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो,
ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण इसका देख लेते हैं। अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते, ये जो है संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। आइए अब 8वां अर्थ के आधार पर जो वाक्य होता है उसको जान लेते हैं। तो कह रहा है 8वां इसका होता है संदेहवाचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा होती है कि ऐसे वाक्य जिनमें हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है वह जो है संदेशवाहक वाक्य जो है कहलाते हैं। उदाहरण इसका देखें। आज बहुत तेज बारिश हो सकती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है कि शायद आज बारिश हो जाए या हो सकती है। तो यहाँ पर संदेशवाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं बताइए। तो आपसे पूछा है कि दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं आपको बताना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि श्रव्य दृश्य सामग्री स्थायी रूप से सीखने एवं समझने में जो है सहायक होती है। दूसरा इस पे लिखेंगे कि वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलता है। तीसरा आप लिखेंगे कि सहायक सामग्री सूक्ष्म बातों को सरलता से जो है समझा देती हैं और छात्रों की कल्पना एवं विचार शक्ति का विकास भी करती हैं। चौथा इसमें पॉइंट लिखेंगे कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। और पांचवा इसमें पॉइंट लिखेंगे कि छात्र सक्रिय रहते हैं और पाठ को सरलता से याद कर सकते हैं। छठा इस पे लिखेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री से पाठ में अधिक रोचकता आती है। सातवां इस पे लिख देंगे आप कि श्रव्य दृश्य सामग्री हमारी ज्ञानेंद्रियों को जो है उद्दीपन करके शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को जो है सुगम बनाती है। आठवां इस पे आप पॉइंट लिख देंगे कि अध्यापक को उपयोगी एवं अच्छे शिक्षण में जो है सहायता भी ये प्रदान करती है। और नौवां आप लिखेंगे कि भाषा संबंधी कठिनाइयों को भी ये दूर करती है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जीवन और आत्मकथा में अंतर बताएं तथा किसी एक जीवनी और एक आत्मकथा तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। तो आपसे जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर पूछा है और किसी एक लेखक की जो है आत्मकथा और उसके लेखक का नाम भी बताना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर। तो आपकी पहली हेडिंग पड़ेगी जीवनी। तो जीवनी क्या होती है चलिए जान लेते हैं। तो जीवनी किसी दूसरे द्वारा लिखी जाती है। जीवनी किसी महापुरुष की ही लिखी जाती है। जीवनी अनुमानित होती है, मतलब इसमें अनुमान लगा करके लिखा जाता है। जीवनी जो है वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है और जीवनी की जो है प्रामाणिकता जो है आवश्यक होती है। उदाहरण के तौर पे देखें कमल का सिपाही, ये जो है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है दोस्तों, किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है कि कमल का सिपाही किसकी जीवनी है, तो मुंशी प्रेमचंद की है। अब आइए जान लेते हैं कि आत्मकथा क्या होता है। तो हेडिंग पड़ेगी आत्मकथा। तो आत्मकथा स्वयं के द्वारा जो है लिखी जाती है। आत्मकथा किसी भी की लिखी जा सकती है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि ये जो है केवल महापुरुषों की ही लिखी जाएगी। तो आत्मकथा किसी की भी लिखी जा सकती है। आत्मकथा हमेशा सत्य होती है और आत्मकथा जो है कथात्मक शैली में लिखी जाती है। ठीक है, और आत्मकथा जो है प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब इसमें प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं होती, इसमें चीज़ों को प्रमाणित नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की ये जो है आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, बहुविकल्पी आपके डीएलएड में ये पूछी भी गई है 2017 में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है, उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो आपसे पूछा है कि प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में हिंदी जगत के इतिहास में कौन लेखक जो है विख्यात है और उनकी रचनाओं के बारे में भी लिखना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी प्रकृति का सुकुमार कवि। तो आप सभी को पता होगा कि प्रकृति का सुकुमार कवि
सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है? तो बता दें, प्राकृत का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। पंत जी के प्राकृतिक के प्रति अत्यंत सूक्ष्म एवं संवेदनशील दृष्टि थी। उनकी रचनाओं में जो है प्रकृति अत्यंत मनोहरकारी और सुंदर चित्रण है। कहने का मतलब सुमित्रानंदन पंत जी की जितनी भी रचनाएं हैं तो उनकी अधिकतर रचनाओं में प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है और इसीलिए इन्हें प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगर इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। जन्म के कुछ घंटों बाद ही इनकी माता जी का देहांत हो गया था और इनके पिता का नाम जो है गंगादत्त पंत था और पंत जी की मृत्यु जो है 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुई थी। अब आइए जान लेते हैं सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं हैं, क्योंकि आपसे रचनाओं के बारे में भी पूछा है। तो इनकी रचनाएं ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युवांत, युगवाणी, गाम्या, कल्याणवाणी, युगपंथ, पुरुषोत्तम, राम, पतझर, गीत हंस, ये सभी की सभी इनकी रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं भी ये हैं आपका योजन, राज सिठार, अतिमा और उपन्यास इन्होंने एक ही लिखा है, हार, और कहानी संग्रह 5 कहानियां जो है इनका एक कहानी संग्रह है। ठीक है दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से प्रत्येक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इनके भेदों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो बता दें, आपकी हेडिंग पड़ेगी प्रत्यय। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़ करके उसके व्याकरणिक रूप के अर्थ में जो है परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं इसके उदाहरण। तो प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों? जो किसी भी शब्द के अंत में या बाद में लगते हैं उन्हें जो है प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें, समाज में इक प्रत्यय लग करके सामाजिक बन जाएगा, मीठा में आस प्रत्यय लगा करके मिठास बन जाएगा, लोहा में आर प्रत्यय लगा करके लुहार बन जाएगा, नाटक में कार प्रत्यय लगा करके नाटककार हो जाएगा। और प्रत्यय जो है 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपसे इसके भेद के बारे में भी पूछा है। तो प्रत्यय पहला आपका कृत प्रत्यय और दूसरा जो है तदित प्रत्यय, यही जो है 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। आइए जान लेते हैं एक एक करके इनको। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं उन्हें जो है कृत प्रत्यय या कृदंत कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें, तैरना में आक प्रत्यय लगा करके तैरक बन जाता है। तो कहने का मतलब जो क्रिया या धातु के साथ जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। अब दूसरा है तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण तथा कृदंत शब्दों में जोड़े जाते हैं उन्हें जो है तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आत्मज, ये आपका सर्वनाम शब्द है। आत्मज में जो है आ प्रत्यय लगा करके आत्मजा बन जाएगा। तो ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या कृदंत शब्दों में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें जो है तदित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वाक्य में पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह कब प्रयोग किए जाते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो बता दें, आपकी पहली हेडिंग पड़ेगी पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का अर्थ पूरी तरह रुकना या पूर्ण विराम का उपयोग प्रश्न सूचक और विस्मयादिबोधक सूचक वाक्यों को छोड़ करके अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, राम खेलता है, यहाँ पर है के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य है वह स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर है के बाद भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह को। तो प्रश्नवाचक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जिस वाक्य में जो है प्रश्न पूछने या बताने का काम किया जाता है वहाँ पर इस चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। ये जो है इस प्रकार से बनता है। तो तुम्हारा घर कहाँ है, यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम किया गया है, तो ये आपका प्रश्नवाचक
वाक्य है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और अगला है तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से औपचारिक तथा अनौपचारिक भाषा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो बता दें, आपकी हेडिंग पड़ेगी अनौपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा, कहने का मतलब औपचारिक और अनौपचारिक भाषा। तो इस पे आपका पहला पॉइंट बनेगा कि औपचारिक भाषा में व्याकरण का सख्त पालन किया जाता है, जबकि अनौपचारिक भाषा में व्याकरण के नियम लचीले होते हैं। दूसरा, आप इसमें पॉइंट लिखेंगे कि जो है औपचारिक भाषा में शैली गंभीर, तटस्थ और वस्तुनिष्ठ होती है, जबकि अनौपचारिक भाषा में शैली हल्की फुल्की, भावपूर्ण और व्यक्तिपरक होती है। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि जो है नौकरी के लिए आवेदक पत्र, व्याख्यान देना या बैठक में जो है बात करना आदि जो है औपचारिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, तथा दोस्तों या परिवार के साथ बात करना, सोशल मीडिया पर बात पोस्ट लिखना आदि जो है अनौपचारिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, तीसरा वाला इम्पॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके पॉइंटों पर। तो चौथा पॉइंट आप इस पे लिख सकते हैं कि औपचारिक भाषा हमेशा शिष्ट एवं विनय युक्त होती है, तथा अनौपचारिक भाषा में किसी भी नियम का पालन नहीं होता है। पांचवा इस पे लिखेंगे कि औपचारिक प्रत्याचार के अंत में जो है भौधी का प्रयोग करना पड़ता है, और अनौपचारिक प्रत्याचार में तुम्हारा तुम्हारी भी लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है औपचारिक और अनौपचारिक के जो है पॉइंट थे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर पे। अब 2022 का जो पहला आपका लघु त्रिप क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि लेखन में सुलेख का महत्व बताइए। तो दोस्तों आपसे लेखन में सुलेख का महत्व पूछा है, तो पहले जान लेते हैं कि सुलेख क्या होता है। तो बता दें, सुलेख को सुंदर लेखन या हस्तलेख कहा जाता है। इसमें लिपि को सुंदर और आकर्षक तरीके से लिखा जाता है। सुलेख का अभ्यास एकाग्रता, धैर्य और कल्पनाशीलता को जो है विकसित करने में मदद करती है। अब आइए इसके महत्व को सुलेख के जान लेते हैं। तो इसका महत्व है कि सुलेख का महत्व आपका हेडिंग पड़ेगी, इस पे लिखेंगे लिखना सीखने का अर्थ केवल उतना ही नहीं कि बच्चे अक्षरों, शब्दों अथवा वाक्यों को लिखने लगें, अपितु यह भी आवश्यक होता है कि वे सुंदर और सुडौल अक्षरों की रचना करें और उचित गति से लिखें। सुलेख बच्चों की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है। अध्यापक का उद्देश्य अपने छात्रों को शुद्ध, सरल और प्रभावपूर्ण जो है भाषा लिखना और सिखाना चाहिए। अध्यापक को सुलेख के समुचित अभ्यास के बिना अध्ययन का एक पक्ष अधूरा छूट जाता है। पीडी पटनायक के शब्दों में, तो पीडी पटनायक साहब ने क्या कहा था कि निसंदेह ही सुलेख का जो है उतना ही महत्व है जितना भाषण में सुउच्चारण का सुलेख यदि शुद्ध नहीं होता तो भाषा ज्ञान की स्थिति भी अधूरी कही जाएगी। लिखित कार्य में शुद्ध लेखन का अत्यधिक महत्व होता है। तो पीडी पटनायक ने क्या कहा था कि निसंदेह ही लेखन में जो है सुलेख का उतना ही महत्व होता है जितना कि भाषण में सुउच्चारण का। कहने का मतलब लेखन में उतना ही सुलेख का महत्व होता है जितना कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया भाषण में उसके उच्चारण में जो है महत्व होता है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार लेखन में जो है सुलेख का भी महत्व होता है, और यह लिखित कार्य में जो है शुद्ध लेखन का अतिरिक्त महत्व होती है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है मुहावरे एवं लोकोक्ति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अभी हमने 2017 के क्वेश्चन पेपर में मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में जो है अंतर स्पष्ट किया है। यहाँ पर इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपका हम समय नहीं बर्बाद करना चाहते। जो नए क्वेश्चन है केवल उन्हीं को कवर करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, दीपावली पर्व पर 8 पंक्तियां लिखिए। तो हमने आपको बताया है कि आपका राष्ट्रीय पर्व या किसी त्यौहार पे जो है एक क्वेश्चन आपका हिंदी में बनेगा लॉन्ग में, जिसमें से आप पॉइंट वाइज नंबरिंग करके जो है 10 से
15 लाइन उस पर पे लिख दीजिएगा। नंबरिंग करने से आपका आंसर जो है अच्छा दिखेगा। आप थ्योरी बेस में मत लिखिएगा, इसको नंबरिंग करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है प्रमुख विराम चिन्हों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा है कि प्रमुख जो विराम चिन्ह होते हैं उनको जो है उदाहरण के सहित आपको जो है स्पष्ट करना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी विराम चिन्ह का अर्थ। पहले इसको जान लेते हैं कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। तो बता दें, ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है है शब्द के बाद जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है, अर्थात फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। ताजमहल किसने बनवाया, यहाँ पर बनाया के बाद आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब आइए जान लेते हैं विराम के प्रकार कौन कौन से हैं जो मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं। पहला आपका होता है अल्प विराम। तो अल्प विराम जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ पर जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए अल्प विराम जो है ऐसे बनता है इसका। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखें, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पर देखिए अल्प विराम अर्थात कामा का यूज किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अल्प विराम को, विराम को। तो अगला है आपका अर्ध विराम। तो अर्ध विराम दोस्तों कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, देखिए ये आपका बना हुआ है। तो इसका जो है अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक जो है रुकना पड़े वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब अल्प विराम से ज़्यादा समय तक जहाँ पर रुकना पड़े वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका उदाहरण है सूर्योदय हो गया, यहाँ पर फिर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है अर्ध विराम का। चिड़िया चहचहाने लगी और कमल खिल गया, तो ये आपका अर्ध विराम का उदाहरण हो गया। और यहाँ पर गया के बाद जो है देख लीजिए अर्ध विराम का यूज किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट विराम की बात करते हैं। तो अगला है आपका पूर्ण विराम। तो बता दें, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में जो पूर्ण विराम लगाया जाता है। देख लीजिए पूर्ण विराम ऐसे जो है होता है चिन्ह इसका, आप सभी को पता होगा। तो इसका उदाहरण है राधा खाना खाती है। तो खाती है के बाद जो है पूर्ण विराम लगा हुआ है। अब देखते हैं अगले विराम को। अगला है आपका चौथे नंबर का विस्मयाद बोधक चिन्ह। तो इसका जो है चिन्ह आंसू जैसे होता है, पहले भी हमने बताया है। तो इसका प्रयोग वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य इन सब बातों को प्रकट करने के लिए इसका विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय वह मर गया, वह कितना सुंदर वृक्ष है। तो वह शब्द के बाद जो है यहाँ पर विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर हाय शब्द के बाद जो है विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले विराम चिन्ह को। अगला जो आपका पांचवा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप सभी को पता होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। इसके उदाहरण होते हैं तुम कब आओगे, क्या तुम बाजार जाओगे, तुम क्या खाना खाओगे। ये सभी जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के उदाहरण हैं। आइए अब देख लेते हैं अगले विराम को, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह जो है माइनस की तरह होता है, अर्थात इस तरह से आपका योजक चिन्ह बनता है। तो इसका प्रयोग जो है योजक चिन्ह का प्रयोग दो पदों के मध्य में किया जाता है। कहने का मतलब दो पदों के मध्य में इसका जो है प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का। जैसे माता पिता के बीच में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सुख और दुख के बीच में जो है किया जाता है। दिन और रात, लाभ हानि। कहने का मतलब विपरार्थी शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगले विराम चिन्ह को। तो अगला है आपका विराम चिन्ह अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो दोस्तों ये जो है दो प्रकार का होता है। एक जो है एक हरा होता है, एक जो है दोहरा अवतरण चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो है आपका फुल स्टॉप की तरह होता है और दूसरा जो है डबल पाई इसमें होती हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं एक एक करके इनको। एकहरण उद्धरण चिन्ह क्या होता है या अवतरण चिन्ह क्या होता है। तो किसी व्यक्ति का नाम या उपनाम या किसी
पुस्तक का नाम इकहरे उद्धृत चिन्ह द्वारा जो है लिखा जाता है, जैसे गोदान, भारतीय कृषक जीवन की ये जो है व्याख्या है गोदान, ठीक है। जैसे गोदान में जो है एकाहरण अवतरण का जो है प्रयोग किया गया है। अब दोहरे अवतरण चिन्ह की बात करें तो इसका प्रयोग जो है किसी के द्वारा कहे गए कथन या किसी महापुरुष की वाणी को जो है प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था। तो इसको देख लीजिए, दोहरे जो है इन्वर्टेड कामा जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, इसके अंदर जो है इनके वाक्य को बंद किया गया है। तो ये आपका दोहरा अवतरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं निष्ठ चिन्ह की ओर। तो निष्ठ चिन्ह आपका है लागो चिन्ह या हंस सूचक। तो ये जो है पॉइंट यानी कि दशमलव की तरह होता है, ठीक है दोस्तों। किसकी तरह? पॉइंट यानी कि दशमलव की तरह होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो किसी बड़े या तथा प्रसिद्ध शब्दों को संक्षिप्त में जो है लिखने के लिए उस पद का पहला अक्षर लिख करके आगे इस चिन्ह को लगा देते हैं, अर्थात शून्य की तरह जो है इसको लगा देते हैं। जैसे डॉक्टर को जो है पूरा ना लिख करके इसके आगे बिंदी लगा देते हैं। MBBS को के बाद जैसे MBBS ये जो है, जैसे आप मान लीजिए अपने डीलेट लिखते हैं तो D पॉइंट लगाते हैं, फिर EL फिर पॉइंट लगाते हैं, E फिर D करके ऐसे लिखते हैं डीलेट। तो वही है जो है लाघव चिन्ह, यही होता है कि किसी भी शब्द का पहला अक्षर लिखने के बाद उसमें जो है जीरो टाइप या पॉइंट बना करके लिख देते हैं, तो वो पूरा वाक्य शब्द कहलाता है, ठीक है। अब आइए अगले चिन्ह की बात करते हैं। अगला जो चिन्ह है हंस पद। तो बता दें हंस पद जो है कुछ इस प्रकार से होता है, देख लीजिए इस प्रकार से कुछ हंस पद बना होता है चिन्ह। और बता दें इस हंस पद का जो है प्रयोग किसी भी वाक्य में छूटे हुए शब्द के लिए किया जाता है, ठीक है, या भूले हुए शब्द को किया जाता है। जैसे यहाँ पर राम मथुरा जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कल को जो है छोड़ दिया गया था। तो जब कोई वाक्य में कोई पद हमारा या शब्द छूट जाता है तो इसी जो है हंस पद के द्वारा जो है उसको भरा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए राम के बाद हंस पद लगा हुआ है और ऊपर कल है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर जो है इस हंस पद की जगह पर कल शब्द जो है लगना चाहिए। तो राम कल मथुरा जाएगा, ये इसका जो है सही रूप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है तद्भव एवं तत्सम शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तद्भव और तत्सम शब्दों में आपको अंतर स्पष्ट करना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो एक तरफ आपका तद्भव शब्द है और एक तरफ जो है तत्सम शब्द है। तो तद्भव शब्द में पहला आप लिखेंगे कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं या प्रचलित हैं, उन्हें जो है तद्भव शब्द कहते हैं। दूसरा आपका इसमें तत्सम में लिखेंगे कि ऐसे शब्द जो संस्कृत में ज्यों का त्यों हिंदी में लिए गए हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब आइए अगले अंतर को इसके जान लेते हैं। तो अगला अंतर इसका है तीसरा कि इसका जो है शाब्दिक अर्थ उससे उत्पन्न अर्थात उससे स्रोत संस्कृत से उत्पन्न इसका अर्थ होता है, और तत्सम का जो है अर्थ होता है कि उसके समान अर्थात अपने स्रोत संस्कृत के समान जो है। तीसरा इसमें आप अंतर में लिखेंगे कि उदाहरण के तौर पर आगे, माथा, सूरज, भाई, ये जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। अब अगर इन तत्सम की बात करें तत्सम की तरफ, तो ये अस्थि, मस्तक, सूर्य जो है ये सभी के सभी तत्सम शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा से उसी प्रकार उठा लिए गए हैं और ये हिंदी में बोले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों में अनुरूप भाषा प्रयोग पर अपने विचार लिखिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये पेडालॉजी का आपका क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक परिस्थितियों में अनुरूप भाषा प्रयोग पर जो है अपने विचार को लिखिए। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों में भाषा अनुरूप का जो है प्रयोग।
तो इसमें जो है लिखेंगे कि औपचारिक भाषा में व्याकरण का सख्त पालन किया जाता है। ठीक है, औपचारिक भाषा में क्या किया जाता है कि निश्चित तौर पर ही व्याकरण भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और अनौपचारिक भाषा में व्याकरण नियम में लचीलेपन होते हैं, मतलब उसमें ज़रूरी नहीं कि आप व्याकरण भाषा का ही प्रयोग करें। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि औपचारिक भाषा में शैली गंभीर, तटस्थ और वस्तुनिष्ठ होती है, जबकि अनौपचारिक भाषा में शैली हल्की फुल्की, भावपूर्ण और व्यक्तिपरक होती है। तीसरा इस पे आप पॉइंट लिखेंगे कि जो है नौकरी के लिए आवेदन पत्र, व्याख्यान देना, बैठक में जो है बातचीत करना, ये जो है औपचारिक भाषा के अंतर्गत आता है, तथा जो है दोस्तों या परिवार के साथ बातचीत करना, किसी सोशल मीडिया में बातचीत करना या चैटिंग करना, जो है ये सभी अनौपचारिक भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, चौथा पॉइंट इस पे आप लिखेंगे कि औपचारिक भाषा हमेशा शिष्ट और विनय युक्त होती है, तथा अनौपचारिक भाषा में जो है असंसदीय शब्दों का प्रयोग जो है स्वीकारा जाता है, मतलब इसमें ऊट पटांग के वर्ड, मतलब इसमें आप स्वतंत्र रहते हैं, किसी भी प्रकार के वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन औपचारिक भाषा में क्या होता है कि इसमें जो है आप फालतू के वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग जो है औपचारिक भाषा का प्रयोग जो है ऑफिस, कार्यालय, स्कूल आदि जगहों पर किया जाता है। और इसमें हम पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि औपचारिक प्रत्याचार के अंत में भौदी का प्रयोग करना पड़ता है, और अनौपचारिक प्रत्याचार में हमारा तुम्हारा लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आपसे पूछा है कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर आपको प्रकाश डालना है। ये भी है आपका पेडालॉजी से क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी हेडिंग पड़ेगी कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व क्या है। तो आपका पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट बना करके दोस्तों आप पेपर में लिखेंगे तो जल्दी से जल्दी आपकी कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है भर जाएगी। ठीक है, ताकि एग्जामिनर के ऊपर जो है अच्छा आपका इम्प्रेशन जाए। अगर आप इसी को थ्योरी बेस में लिखेंगे तो जो है आपका समय भी ज़्यादा जाएगा और कॉपी भी जल्दी आपकी भरेगी नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चंस अगर पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं तो पॉइंट वाइज ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। इससे जो है एग्जामिनर के ऊपर जो है अच्छा इफेक्ट जाता है। ये आप हमारा जो है 6 सालों का अनुभव है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक जो है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व पहला है कि उद्देश्यों की प्राप्ति में ये सहायक होती है। दूसरा आप इसमें इसका होगा उपयोगी शिक्षण विधियों के चयन में भी ये सहायक होती है, विद्यार्थियों के प्रगति के लिए भी सहायक होती है, और विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक होती है, निदात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में भी सहायक होती है। छठा आप लिखेंगे विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति के लिए प्रेरित करती है, और इस पे सातवां पॉइंट लिखेंगे कि जो है विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में भी सहायक होती है। आठवां लिखेंगे कि पाठ्यक्रम के सुधार में भी सहायक होती है। नौवां पॉइंट इसमें लिखेंगे कि शिक्षा के सुधार तथा गुणवत्ता को उन्नयन में सहायक होती है, और 10वां पॉइंट लिखेंगे कि शिक्षण के उद्देश्यों को भी ये स्पष्ट करता है हिंदी शिक्षण मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि 2023 के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर पे। तो 2023 का पहला लघु उत्तरी प्रश्न आया था, गद्य एवं पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम जो है पीछे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनमें 2 बार जो है कवर कर चुके हैं। तो आप इसका केवल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि बार बार उसी क्वेश्चंस को रिपीट करके आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वाक्य किसे कहते हैं एवं उनके प्रकार बताइए। तो आपसे पूछा है कि वाक्य किसे कहते हैं और उनके प्रकार भी आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका नया क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य पूछा था, लेकिन यहाँ पर केवल वाक्य पूछा है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी वाक्य। तो बता दें शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। कहने का मतलब शब्दों का सार्थक समूह सही ढंग से जो है वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखें, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, सूर्य पूर्व से निकलता है,
नदी बहती है, ये सभी क्या हैं, वाक्य होते हैं। आइए जान लेते हैं कि वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर जो है वाक्य यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे केवल वाक्य के प्रकार पूछता है तो आप रचना के प्रकार ही लिखिएगा, क्योंकि वहाँ पर 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो आपका समय ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, किसमें, रचना के आधार पर, लेकिन अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, उसको मत लिखिएगा। तो आपका 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो आइए एक एक करके इन तीनों को जान लेते हैं। सरल वाक्य क्या होता है, आपकी हेडिंग पड़ेगी सरल वाक्य। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मीरा नाचती है, तो इसमें विधेय और जो है उद्देश्य दोनों एक ही हैं। कहने का मतलब राम पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पर क्या है, राम का काम पुस्तक पढ़ने का है, तो एक ही उद्देश्य है। मीरा नाचती है तो मीरा का नाचने का काम है, यहाँ पर एक ही उद्देश्य है, तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। अब आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य को। तो बता दें, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य परस्पर जुड़ जाते हैं या जोड़े जाते हैं उन्हें जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त मतलब होता ही है जोड़ना। जैसे वह स्कूल गया और लौट आया, तो यहाँ पर 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ा है, किसके और से जो है जोड़ दिया है। पहला आपका वाक्य है कि वह स्कूल गया और दूसरा यहाँ पर है लौट आया, तो इन दोनों वाक्यों को जो है और शब्द जोड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अब अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी कि मिश्रित वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य जो है आश्रित उपवाक्य हों उन्हें जो है मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, यहाँ पर जो है दोनों जो है मिश्रित वाक्य हैं और एक उपवाक्य है। ठीक है, मैं परिश्रम करता ये उप मुख्य वाक्य है और तो सफल हो जाता ये जो है आपका उपवाक्य है। तो ये आपका मुख्य रूप से मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। ठीक है, इसका अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं, यदि मैं जल्दी जाता तो रेलगाड़ी मिल जाती। ठीक है, इस तरह के आप कम से कम 2 उदाहरण लिख दीजिएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। तो आपसे ये क्वेश्चन बार बार हिंदी में रिपीट हो रहा है और आपका निबंध के तौर पर किसी एक राष्ट्रीय पर्व या किसी एक त्यौहार पर जो है 10 से 15 लाइन लिखने को बोलेगा। ठीक है, आप अच्छे से लिख लेंगे, हमें पूरा भरोसा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण समझाइए। तो आपसे प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर पूछा है। तो दोस्तों आपका हेडिंग पड़ेगी प्रत्यय, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर। तो आपकी हेडिंग है पहली उपसर्ग। तो जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। जब आपसे इस तरह का अंतर पूछे तो आप परिभाषाएं लिख दीजिएगा, वही जो है इसका अंतर हो जाएगा। तो बता दें, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में अर्थात शुरू में जुड़ करके उसका अर्थ जो है परिवर्तन ला देते हैं उसके अर्थ में, तो उसे जो है उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ला उपसर्ग जो है परवाह में शब्द में जुड़ करके लापरवाह बन जाएगा। उप जो है उपसर्ग जुड़ करके कार शब्द में उपकार बन जाएगा। अनु उपसर्ग बन जो है जुड़ करके अनुशासन शब्द में तो अनुशासन हो जाएगा, यानी कि शासन शब्द में अनु उपसर्ग लग करके अनुशासन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब बात करें प्रत्यय की। तो प्रत्यय क्या होता है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके यानी कि बाद में जुड़ करके अर्थ में जो है परिवर्तन ला देते हैं उन्हें जो है प्रत्यय कहते हैं। जैसे भू शब्द में खा जो है प्रत्यय जोड़ करके भूखा बना दिया गया। क्रोध शब्द में इत प्रत्यय लगा करके क्रोधित बना दिया गया। तो ये जो है आपका प्रत्यय के उदाहरण हो जाएंगे। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। ये भी आपका पेडालॉजी का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको देना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता। तो पहली आप इस पे लिखेंगे कि कहानी शिक्षण ज्ञान की वृद्धि
करने में जो है उपयोगी होती है। दूसरा इस पे लिखेंगे कि कहानी शिक्षण विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करने में भी उपयोगी होती है। तीसरा लिखेंगे कि कहानी शिक्षण बच्चों में अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक होती है। और चौथा इस पे पॉइंट लिखेंगे, यह गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करने में सहायक होती है। ठीक है, यही आपके कहानी शिक्षण की प्रमुख उपयोगिता थी, जो है हमने आपके साथ कवर किया। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोकोक्ति एवं मुहावरे में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर स्पष्ट करना है उदाहरण सहित। तो आपका हेडिंग पड़ेगी एक तरफ लोकोक्ति और दूसरी तरफ जो है मुहावरा। तो मुहावरे में पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे में लिखेंगे कि मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन होते हैं, जबकि लोकोक्ति का स्वरूप जो है अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब ये कहावतें होती हैं। ठीक है, और तीसरा आप इस पर लिखाएंगे जो है कि इसका क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन इसका क्षेत्र जो है लोकोक्ति का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। चौथा इस पे पॉइंट आप लिखेंगे मुहावरे में कि मुहावरे की उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहाविर से मानी जाती है, जबकि लोकोक्ति की उत्पत्ति लोक में प्रचलित उक्ति या कहावतें मानी जाती हैं। कहने का मतलब लोकोक्ति जो है एक प्रचलित कहावतें होती हैं। ठीक है, पांचवा इस पे अंतर लिखेंगे कि उदाहरण भी आपसे पूछा है तो उदाहरण भी लिखेंगे, जैसे अंगूठा दिखाना, अंधे की लाठी होना, ये जो है मुहावरे के उदाहरण है। और लोकोक्ति के उदाहरण देखें तो काला अक्षर भैंस बराबर, भागते भूत को लंगोटी भली, ये जो है लोकोक्ति के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभिव्यक्ति के साधनों का वर्णन करो। और तो आपसे पूछा है कि अभिव्यक्ति के साधनों का आपको वर्णन करना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी अभिव्यक्ति। तो बता दें, किसी व्यक्ति द्वारा अपने मन के भावों एवं विचारों को जो है प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट करना या व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। अब अभिव्यक्ति जो है कितने प्रकार की होती हैं, चलिए जान लेते हैं। तो आपकी पहली जो है अभिव्यक्ति का प्रकार है जो मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है दोस्तों, तो मौखिक अभिव्यक्ति में लिखेंगे अपने भावों एवं विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। और मौखिक अभिव्यक्ति के कौन कौन से साधन होते हैं, जैसे चित्र पठन, वाद विवाद, कहानी, पाठ, कविता, भाषण, चर्चा, ये सभी के सभी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है, बातचीत के माध्यम से, भाषण दे करके, चित्र से, वाद विवाद करके। ये सब क्या हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के उदाहरण ही तो हैं। अब आइए जान लेते हैं लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है। तो लिखित अभिव्यक्ति में अपने भाव तथा विचारों को व्यक्ति जो है लिख करके प्रकट करता है, उसे लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। इसमें जो है साधन इसके जान लेते हैं। तो जैसे पत्र लेखन के माध्यम से कोई व्यक्ति जो है अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है, कहानी लेखन के माध्यम से, कविता लेखन, निबंध, आत्मकथा, नाटक, ये सभी के द्वारा जो है लिखित अभिव्यक्ति जो है व्यक्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं दोस्तों 2024 के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर पे। तो 2024 का जो लघु त्रि क्वेश्चन आया था, मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। तो बता दें दोस्तों कि 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो थोड़ा अदर ईयर की अपेक्षा जो है टफ आया था, तो याद रखिएगा। और अभी जो हाल ही में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ है, उसमें जो है संस्कृत का पेपर सबसे हार्ड आया था, तो याद रखिएगा। इस समय आपके लेटेस्ट में जितने भी पेपर क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, थोड़ा से अदर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से अपेक्षा में टफ आ रहे हैं। क्वेश्चंस वही हैं, लेकिन उनमें जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके चीज़ों को दे रहा है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चंस पूछ ले रहा है। कहने का मतलब क्वेश्चंस वही सभी के सभी रिपीटेड हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में वो 2 से 3 क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर पूछा है। तो क्वेश्चंस आपका 2024 में आया था कि मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। तो आपको बताना है कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में, अर्थात उनका जीवन परिचय। तो बता दें, प्रेमचंद जी का जन्म
31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लहमी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है धनपत राय था। ठीक है, अब आइए इनके बारे में और जान लेते हैं। तो इनके पिता का नाम जो है अजायब राय था और जो डाक खाने के जो है मौलवी मामूली नौकरी करते थे। कहने का मतलब इनके पिताजी जो है डाक खाने में नौकरी करते थे। प्रेमचंद की बचपन में ही साहित्य में दिलचस्पी थी। उन्होंने हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में जो है लिखा है। कहने का मतलब प्रेमचंद जी जो है हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं और उर्दू में भी चीज़ों को अपने जो है काव्यों को लिखा है। ठीक है, प्रेमचंद ने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्य पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया है। अगर इनके मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 को हुई है। ठीक है, और इनकी जो है रचनाएं कौन कौन सी हैं? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये सभी की सभी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र लेखन से क्या अभिप्राय है? तो आपसे पूछा है कि स्वतंत्र लेखन क्या होता है। तो बता दें, आपकी हेडिंग पड़ेगी स्वतंत्र लेखन। तो स्वतंत्र लेखन का अर्थ अंतर्गत व्यक्तिगत जो है अवलोकन और अनुभव से लिखना का है। कहने का मतलब इस स्तर पर शिक्षार्थी विभिन्न संरचनाओं, शब्दावलियों और शाब्दिक वस्तुओं के चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब इसमें जो है लेखन कार्य करने के लिए शिक्षार्थी या जो व्यक्ति लिख रहा है वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, और अपने स्वयं के विचारों को व्यक्त करते हैं। इसमें इस जो है के लिए इस प्रकार की रचना को जो है स्वतंत्र लेखन कहते हैं। कहने का मतलब ऐसी लेखन रचना जिसमें जो है व्यक्ति या शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से अपने बारे में या किसी अन्य के बारे में स्वतंत्र रूप से लिखता है और उसको किसी भी प्रकार की बाध्यता का सामना नहीं करना पड़ता है, उसे ही स्वतंत्र लेखन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से काम करवा रहा है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, करवाना, पठवाना, लिखवाना, ये सभी क्या हैं? प्रेरणार्थक क्रिया हैं। अर्थात कहने का मतलब ऐसे वाक्य या ऐसी क्रिया जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और के माध्यम से जो है काम करवाता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाषा में मुहावरों की प्रयोग संबंधी सार्थकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए एवं उदाहरण द्वारा पुष्ट कीजिए। ये भी आपका पेडालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपसे पूछा है कि भाषा में मुहावरों की प्रयोग संबंधी सार्थकता को जो है व्यक्त करना है, उस पर आपको टिप्पणी करनी है उदाहरण सहित। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी भाषा में मुहावरों की प्रयोग संबंधी सार्थकता। तो बता दें, मुहावरा शब्द जो है अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास, और मुहावरों का प्रयोग और ठीक अर्थ समझना बड़ा ही कठिन होता है। यह अभ्यास जो है बातचीत से ही सीखा जा सकता है। कहने का मतलब इसके अर्थ को जो है सीधे तरीके से समझा नहीं जा सकता है, इसके अर्थ को बातचीत के माध्यम से ही समझा जाता है। इसलिए इसका नाम जो है क्या? मुहावरा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे जो है मुहावरा कहा जाता है। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये जो है वाक्यांश होते हैं। मुहावरे का काम किसी बातचीत को उतनी खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उससे जो है प्रभावित भी हो जाए। कहने का मतलब मुहावरे का काम ही होता है कि किसी भी वाक्य में खूबसूरती ला देना। ठीक है, और उदाहरण के तौर पे देखें, 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। ये आपका मुहावरा है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि
औपचारिक एवं अनौपचारिक कथन से 100 उदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपसे औपचारिक एवं अनौपचारिक के बारे में जो है अंतर स्पष्ट किया है। पीछे वाले प्रीवियस क्वेश्चन में जो है आपसे यही क्वेश्चन जो है दूसरी भाषा में पूछा था, ठीक है, कि शिक्षण अधिगम में औपचारिक तथा अनौपचारिक का महत्व बताइए। वहाँ पर ऐसे पूछा था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जो है इनमें अंतर पूछ लिया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो बता दें, औपचारिक शब्द का प्रयोग उन बातों या व्यवहारों के लिए किया जाता है जो अवसर या जगह के अनुरूप नियमों के अनुसार किए जाते हैं। वहीं अनौपचारिक शब्द का इस्तेमाल उन बातों व्यवहारों के लिए किया जाता है जिनके अवसर या जगह के मुताबिक नियमों में कोई बंधन नहीं होता है। कहने का मतलब आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि औपचारिक का प्रयोग जो है कार्यालय, दफ्तर, स्कूल, विद्यालय आदि जगहों पर किया जाता है और अनौपचारिक का भाषा का प्रयोग जो है चैटिंग, सोशल मीडिया, बातचीत करने में, घरेलू समाज में आदि जगहों पर किया जाता है और इसके लिए कोई बंधन नहीं होता है। जबकि औपचारिक के लिए जो है बंधन होता है, उसमें व्याकरणिक शब्दिक होते हैं। कहने का मतलब वहाँ उसमें जो है औपचारिक में क्या होता है कि व्याकरण वाले शब्द होते हैं, लेकिन अनौपचारिक में जो है आम बोलचाल भाषा होती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखें तो आपका औपचारिक भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अभी हमने बताया कि औपचारिक भाषा में जो है व्याकरण का शब्दों का प्रयोग करना जरूरी होता है, वहीं अनौपचारिक भाषा में व्याकरण के नियमों का कोई भी पालन करना जरूरी नहीं होता है और औपचारिक भाषा में शिष्ट और विनयपूर्ण शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जबकि अनौपचारिक भाषा में असंसदीय शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब आम बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग अनौपचारिक में आप कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक में जो है शिष्ट और विनयपूर्ण सभ्यपूर्ण जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये विद्यालय, कॉलेज, स्कूल, दफ्तर आदि जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रयास ही आपकी सफलता के लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो है अर्जित कर सकें। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बता दें, आपकी हेडिंग पड़ेगी हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता। तो आप इस प्रकार हेडिंग जरूर से डाल दीजिएगा इस तरह के प्रश्नों पे, ठीक है। निम्नलिखित वाली बात जो है जरूर लिख दिया करिए। इससे क्या रहेगा कि एक लाइन आपकी बढ़ जाती है। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि मूल्यांकन से जो है शिक्षा में सुधार होता है और गुणवत्ता बढ़ती है। दूसरा पॉइंट इस पे लिखेंगे कि मूल्यांकन से शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्त सीमा का पता चलता है। तीसरा आप लिखेंगे कि मूल्यांकन से छात्रों के अध्ययन के लिए जो है प्रेरित किया जाता है। कहने का मतलब जब छात्रों का मूल्यांकन होगा तो छात्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा के डर से जो है पढ़ेंगे। और चौथा इस पे पॉइंट लिखेंगे कि मूल्यांकन से छात्रों की रुचियां, योग्यता, क्षमताएं, अभिव्यक्ति और कमियों को जो है दूर किया जा सकता है और उनका जो है पता भी लगाया जा सकता है। पांचवा इस पे आप पॉइंट लिखेंगे कि मूल्यांकन से अध्यापक की अपनी कमी का पता चलता है और वह अपने शिक्षण में बेहतर बनाता है। कहने का मतलब मूल्यांकन के द्वारा जब वो बच्चों का मूल्यांकन शिक्षण करते हैं, शिक्षक के द्वारा जब बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों की कमियां कहाँ पर जो है हो रही हैं उसको जो है शिक्षक दूर करने का प्रयास करता है और अपने ऊपर भी सुधार करता है कि उस प्रश्न को जो है किस तरीके से जो है समझा सके कि जो है बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हिंदी भाषा में उच्चारण अशुद्धियों के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट है, ये नया क्वेश्चन मिला है दोस्तों 2024 में, यानी कि 2016 से लेकर के 2024 तक के जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर किए हैं ये क्वेश्चंस एक भी बार रिपीट नहीं हुआ है, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन करा है हिंदी भाषा में उच्चारण अशुद्धियों का प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी कि हिंदी भाषा में उच्चारण अशुद्धियों के प्रमुख कारण जो है निम्नलिखित हैं। पहला आप लिखेंगे कि हिंदी भाषा में उच्चारणगत अशुद्धियों के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अब इस पे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि वागेंद्रियों में विकार जैसे कंठ, तालु,
होंठ, दंत आदि अंगों में जो है दोष होने के कारण जो है भी हमें अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब जो व्यक्ति हकला रहा है तो वो जो है सही शुद्ध अक्षर नहीं बोल पाएगा, तो यानी कि इसके द्वारा भी अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। दूसरा आप लिखेंगे इस पे कि मनोवैज्ञानिक कारण जैसे भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि के द्वारा भी इसमें अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब जब छात्र जो है शिक्षक से बहुत अत्यधिक डरा होता है तो उसे क्या होता है कि आते हुए क्वेश्चंस भी भूल जाते हैं, भयवश संकोचवश जो है भूल जाते हैं। जैसे आपके साथ भी कभी कभी होता होगा कि घर से कोई क्वेश्चंस आप याद करके आए हैं और एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही बैठते हैं, पेपर देखते हैं तो आपको वो क्वेश्चंस जो है भूल जाता है। तो वही चीज़ है कि मनोवैज्ञानिक कारण के द्वारा भी जो है इसमें अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तीसरा आप लिखेंगे कि उच्चारण तत्व के ज्ञान का जो है अभाव होता है इसमें। और चौथा लिखेंगे कि ध्वनियों व शब्दों में के उच्चारण में पूर्ण सावधानी ना रखना। इसमें जो है ध्वनि व शब्दों के उच्चारण में कोई जो है ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे भी करके आपको जो है बताना है, टीचर के मार से बचना है, बच्चे को यही ध्यान में रहता है। और अगला इस पे लिखेंगे कि क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव जो है इसमें जो है क्षेत्रीय बोलियों का जो शब्द होते हैं उनके द्वारा भी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। और लास्ट आप लिखेंगे दोषपूर्ण आदत, यानी कि कुछ बच्चों की आदत होती है कि गलतियाँ करना, तो वही है कि दोषपूर्ण आदत। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन कर लीजिए सारा कुछ। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने आपके साथ 2016 से लेकर के 2024 के जितने भी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं सारे के सारे डिस्कस किया। और साथ ही बता दें कि अदर सब्जेक्ट की क्लास हमने कंप्लीट करवा दिया है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे इस संस्थान में आपके जो है डीएलएड, बीटीसी, बीएड और सभी वनडे एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले सेमेस्टर में हमारा चैनल ढूंढने को ना पड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।